दोस्तों, मैं सिद्धार्थ फॉरवर्ड प्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ नीरा जलछत्री जी हैं। नीरा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हिंदी साहित्य की अध्येता हैं, हिंदी साहित्य की अध्यापिका भी हैं। मैं आज नीरा जी से बहुजन साहित्य की अवधारणा, आदिवासी साहित्य की अवधारणा, महिला साहित्य की अवधारणा, जिसे कुल मिला के बहुजन साहित्य कहते हैं, इन विषयों पर बातचीत करूंगा। नीरा जी इन विषयों पर बहुपठित हैं और इन विषयों की एक विशेषज्ञ भी हैं। हमारे सवालों का, हमारे दर्शकों और पाठकों की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। मैं नीरा जी की तरफ मुखातिब होता हूँ। नीरा जी, दलित साहित्य की अवधारणा तो हिंदी साहित्य में एक जगह प्राप्त कर चुकी है। इधर पिछले कुछ दिनों से बहुजन साहित्य की अवधारणा भी एक विमर्श के रूप में सामने आई है। बहुजन साहित्य क्या है, किन चीज़ों को अपने में समाहित करना चाहता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सिद्धार्थ जी, जैसा कि पिछले कुछ समय से बात हो रही है बहुजन साहित्य विमर्श पर, और जहाँ तक याद पड़ता है फॉरवर्ड प्रेस ने इस तरह का एक बातचीत शुरू की थी और उसमें कई लेखकों का, विद्वानों का विचार उस पर आया था। और अभी हाल फिलहाल में उस पर एक संपादित किताब भी आई है, बहुजन साहित्य की प्रस्तावना। ये सही है कि दलित साहित्य ने, दलित विमर्श ने हिंदी साहित्य में अपनी एक जगह बनाई है, लेकिन और स्त्री विमर्श ने भी एक जगह बनाई है। लेकिन हम देखते हैं कि मुख्य धारा का साहित्य या मुख्य धारा के जो साहित्यकार आलोचक हैं, वो प्रायः स्त्री विमर्श को, दलित विमर्श को कहीं ना कहीं हाशिए का विमर्श कहकर, या स्त्रीवादी विमर्श को महिलावादी लेखकों का या लेखिकाओं का विमर्श कहकर एक तरह से उपेक्षित भी करते हैं और उसे हाशिए का विमर्श बताते हैं। बहुजन साहित्य के बारे में शुरू में ये भी बात हुई कि ये ओबीसी विमर्श ना हो कहीं, लेकिन बाद में उसमें कई तरह के जो विचार आए, उसमें कहा गया कि दरअसल बहुजनों का जो साहित्य है और उसमें जो जिन तकलीफ़ों, जो भारतीय पूरी संरचना है, जो जाति संरचना है, जो व्यवस्था है, उसमें जो उपेक्षा, जो तिरस्कार और शोषण का शिकार हुए हैं, वो स्त्री भी है, वो दलित भी है, आदिवासी भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, यहाँ तक कि हम अब इन्हें, अब जो आगे आ रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं। तो इन सभी वर्गों का एक सामूहिक विमर्श जो है वो एक साथ आना चाहिए, क्योंकि हम जब इन्हें वर्गों में बांट देते हैं तो एक तरह से थोड़ी शक्ति कमजोर भी होती है, और मुख्य धारा का विमर्श जो है या मुख्य धारा का जो साहित्य है वो केंद्र में स्थापित नहीं होने देता इन्हें। एक और जो बात हम लोग देख रहे हैं कि जब बहुजन साहित्य की अवधारणा या विमर्श की हम बात करते हैं, तो दरअसल हम इन्हीं अलग अलग खेमों में और खांचों में बटे लोगों को एक साथ एक जगह लाकर एक साथ उन्हें मुख्य विमर्श के तौर पर उन्हें स्थापित करने की या उन्हें उतना महत्व देने की वकालत भी कर रहे होते हैं, जो कि होना चाहिए। और ये हालांकि जो इसमें लेख आए हैं उसमें कई तरह का कहें कि थोड़ा सा अंतर्विरोध भी है। एक दो लेखों में ये भी है कि हम बहुजन साहित्य उसे कहें जो सवर्ण से अलग जितने लोगों ने लिखा है जाति के आधार पर। तो इस तरह से जब हम कैटेगराइज करते हैं तो थोड़ी दिक्कत भी है, हालांकि उसके विरोध में भी कई लेख हैं। और ये बात कही है कि बहुजन विमर्श की जब हम बात करते हैं या बहुजन साहित्य विमर्श की बात करते हैं, तो उसमें वो सभी वर्ग इसमें एक साथ आ जाते हैं, उन सभी का दुख दर्द शामिल होता है, जो दलित हैं, चाहे आदिवासी हैं, चाहे स्त्री है, और चाहे अन्य उपेक्षित समाज के हाशिए पे पड़े लोगों का विमर्श हो। तो मुझे लगता है कि जो बहुजन साहित्य विमर्श या बहुजनों का की जो विमर्श की अवधारणा है, उसमें लगभग ये सारे एकजुट होकर एक साथ आते हैं और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि मुख्य धारा का जो अगर हम साहित्य देखें तो उसमें दलित साहित्य जब दलित विमर्श जब शुरू हुआ हिंदी लिटरेचर में, जब इस पर बात शुरू हुई तो बड़े एलिगेशन लगे, बड़े विरोध हुए कि
ठीक है कि उसमें उनका दर्द है, उनके शोषण की कहानियां हैं, लेकिन उनमें सौंदर्य बोध की कमी है। बड़ा खुरदुरा साहित्य कहकर उसे खारिज किया गया, जो कहीं ना कहीं एक दूसरी और चीज की तरफ भी इशारा करता है कि हम जब किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं तो उसको खारिज करने के तरीके ढूंढते हैं। तो ये बात सच है कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श अपने कंटेंट में बहुत मजबूत हैं, है ना। वो सहानुभूति और स्वानुभूति वाला जो एक अलग पूरा कंसेप्ट है, जो बातचीत है, उसमें ये बात सही है कि वो चूंकि स्वानुभूति पर आधारित हैं तो उस कंटेंट में दम तो है और उसको आप नकार नहीं सकते। तो मुख्य धारा का जो द्विज विमर्श है उसे किस बेस पे नकारता है? वो कहता है कि इनमें शिल्प की कमी है, इनमें सौंदर्य बोध की कमी है, और कंटेंट पे जब वो नकार नहीं पाते तो उन्हें कहीं ना कहीं खुरदुरा या थोड़ा अल्प विकसित कहकर खारिज करते हैं। जब बहुजन साहित्य की अवधारणा की हम बात करेंगे तो हम इस कैटेगरी को जो अलग अलग डिवाइड किया गया है उसको कहीं ना कहीं उस रेखा को धूमिल करेंगे और एक साथ आएंगे। एक और चीज है कि इन्हीं विमर्शों में, इन्हीं एकजुट होकर आने में शायद जिनको कैटेगरी में डिवाइड करके या अलग अलग वर्गों में बांट के हाशिए की तरफ ढकेलने की बात की जा रही है साहित्य में, वो शायद साहित्य के केंद्र में आगे जाके स्थापित हो, जो कि बहुत ज़रूरत भी है। और अगर ये विमर्श, ये बहुजनों का विमर्श साहित्य के केंद्र में आएगा तो नया सौंदर्य शास्त्र गढ़ा जाएगा, नए शिल्प की बात होगी और हो ही रही है, और उसका होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हिंदी साहित्य पर विशेष रूप से ब्राह्मणवादी साहित्य होने का आरोप लगता रहा है। नीरा जी, बहुजन साहित्य के रूप में दलित साहित्य अपनी जगह बना चुका है। स्त्री साहित्य ने भी अपने लिए ठीक ठाक जगह हिंदी साहित्य में बना लिया है, लेकिन आज भी जो आदिवासी साहित्य है उसकी चर्चा कुछ गाहे बगाहे भले ही हो जाए, लेकिन आदिवासी साहित्य को बहुत ही एक गंभीर साहित्य के रूप में, आदिवासी जीवन किस रूप में उसमें आ रहा है। जबकि हमारे देश में 10 करोड़ से ऊपर आदिवासी हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनका अपना बिल्कुल ही भिन्न जीवन है। तो आदिवासी साहित्य को किस रूप में आप देखती हैं या किस रूप में देखा जाना चाहिए? आदिवासी साहित्य में क्या लिखा जा रहा है? थोड़ा अगर इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। सिद्धार्थ जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुजन साहित्य के रूप में दलित और स्त्री विमर्श स्थापित हो गया है और आदिवासी विमर्श स्थापित होने की जद्दोजहद कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जो आदिवासी विमर्श है उसका कंटेंट जो है वो स्त्री विमर्श और दलित विमर्श और यहाँ तक कि हमारा जो हिंदी साहित्य का ब्राह्मणवादी विमर्श है उससे एकदम अलग है। तो जो चीज़ अलग होती है उसे समझने, सुनने, सहेजने और उसे स्वीकार करने में समय लगता है। एक तरह का आग्रह होता है कि जब तक खारिज कर सके करे, लेकिन वही बात जो मैंने इससे पहले कही थी कि अगर कंटेंट में दम है, अगर जो बात कही जा रही है वो बेहद ज़रूरी है तो वो सुनी जाएगी, सुनी जा रही है और स्वीकार्यता बढ़ रही है। बहुजन साहित्य विमर्श की जब अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं कि एक जो किताब आई है बहुजन साहित्य की प्रस्तावना, इसमें ओबीसी साहित्य विमर्श करके एक कॉलम है जिसमें लेख हैं और काफ़ी अच्छे लेख हैं। अभय कुमार दुबे, शरण कुमार लिम्बाले जी का बहुत शानदार इंटरव्यू है। इसके आगे हम देखते हैं कि आदिवासी साहित्य विमर्श पे भी उसमें 4-5 लेख हैं, जिसमें गंगा साहेब मीणा का है, अश्विनी कुमार पंकज जी का है, कमल भारती और मुसाफिर बैठक का है। इसमें 2-3 आर्टिकल जो हैं वो बेहद ज़रूरी और बेहद खूबसूरत बन पड़े हैं। जैसे एक तो गंगा साहेब मीणा जो हैं वो इस किताब में एक ज़रूरी बात उठाते हैं कि एक बड़ी संख्या में हमारे समाज में आदिवासी हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को मुख्यधारा का मीडिया जो है वो कहीं रेखांकित नहीं करता, और मुख्यधारा का जो साहित्य है, यहाँ विशेष रूप से मैं कोट कर रही हूँ हिंदी साहित्य, वो उस तरह से उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, ना उन पर बात करता है। यहाँ तक कि जब वो खुद आगे आकर अब आगे आकर वो बात रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको स्वीकारने में थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि स्वीकार्यता अब धीरे धीरे, चूँकि आवाज़ पुरजोर है और जो कंटेंट है, जो बात है, वो अब तक के जितने विमर्श उनसे अलग है। आदिवासी विमर्श जो है दरअसल जल, जंगल और ज़मीन की बात करता है।
यहाँ तक कि अपनी संस्कृति की बात करता है। और आप मुझे बायस्ड कह सकते हैं, लेकिन जब मैं आदिवासी संस्कृति को या जितना ज़्यादा जानने और समझने की कोशिश करती हूँ, तो वहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत आकर्षित करती हैं। वो है स्त्री पुरुष समतावादी समाज, जहाँ श्रम हो या उत्सव हो, दोनों में समान सहभागिता है उनकी। तो ये चीज़ मुझे लगता है जो हमारा भारतीय समाज है, जो उन्हें आदिवासी या वनवासी या तमाम तरह के जो ठीक संबोधन नहीं है, असंवैधानिक संबोधन है, उनको उस तरह के नामों से संबोधित करके उन्हें खारिज करने की कोशिश करता है। दरअसल उसे सीखने की ज़रूरत है उनसे। आदिवासी कविताओं में एक विद्रोह का स्वर तो है ही, और लगातार एक नया विमर्श भी आएगा। जो हम बहुजन साहित्य की बात कर रहे हैं, इनमें आने वाले समय में जो मुझे लगता है पर्यावरण विमर्श आएगा और उसे आना चाहिए, और उसकी शुरुआत करने वाला यही आदिवासी विमर्श होगा, और इसी को श्रेय जाएगा भविष्य में। आदिवासी विमर्श में अगर हम देखें तो कुछ कवि हैं और कुछ लेखक हैं जो बहुत पुरजोर तरीके से अपने समाज की बात रख रहे हैं, और जो लगातार उन्होंने पिछले कई सालों से, कई दशकों से जो शोषण और जो तिरस्कार और जो लगातार उत्पीड़न झेला है, उस पर वो पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हुए बात रखते हैं। अब उसमें सुषमा असुर जी हैं, उनकी कविताएं देखी जानी चाहिए। जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो निर्मला पुतुल, जो कि आदिवासी कवित्री हैं, उनकी बेहद खूबसूरत और बेहद शानदार कविताएं हैं जो कि एक पढ़ी जानी चाहिए। और अनुष लुगुन हैं, विद्रोह का स्वर उनकी कविताओं में भी है, और जसिंता करकिट्टा हैं। इस तरह के कई कवि हैं जो लगातार अपने समाज और इस समय की खास जो मुद्दे हैं, जो कि दरअसल हम आदिवासी विमर्श कह के खारिज करते हैं, जल जंगल ज़मीन, ये अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का विषय है। जल जंगल और ज़मीन सिर्फ एक वर्ग की बात नहीं है, एक छोटे से क्षेत्र की बात नहीं है। ये दरअसल ग्लोबल विमर्श है, जो आदिवासी साहित्यकार अपनी लगातार रचनाओं में उसे रख रहे हैं। और आने वाले समय में ये आवाज़ और मुखर होने की मतलब मुझे लगता होगी, और इन्हें व्यापक तरीके से इनकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। एक अश्विनी कुमार पंकज जी का लेख है जो कि इस पूरे जो किताब है उस पर सवाल करता है, क्योंकि शुरू के जो हमने बात की कि शुरू के जो लेख हैं उसमें कहा है कि एक बहुजन विमर्श होना चाहिए, लेकिन इस बहुजन विमर्श में उन्होंने एक दो लेखों में क्या हुआ है कि ओबीसी कैटेगरी के जो साहित्यकार हैं उन्हें देखा गया और उन्हें क्रमबद्ध किया गया। तो उन्होंने ये सवाल उठाया है, जो कि बहुत सही सवाल है। हालांकि ये इस सही सवाल को कमल भारती भी कोट करते हैं अपने अगले ही लेख में, जिसमें वो कहते हैं कि अश्विनी जी बहुत सही सवाल उठा रहे हैं, और मैं भी मानती हूँ सही सवाल है, कि आपकी इस बहुजन अवधारणा में आदिवासी क्यों नहीं है। आपने दलित तक को शामिल किया है, स्त्री को शामिल किया है, लेकिन एक और चीज़ कोट करते हैं अश्विनी कुमार पंकज, और उनका ये कहना है कि जो आदिवासी विद्रोह शुरू हुआ था 1765 के आसपास, विद्रोह का स्वर तो वहाँ से शुरू है, और उसको जो है आप अपने पूरे चाहे वो एक समानांतर विमर्श कहें साहित्य में, उसमें आप क्यों इसे कोट नहीं करते हैं, है ना। तो अश्विनी कुमार पंकज जी जो है इस तरह के सवाल उठाते हैं, और वो सवाल न केवल सुने जाने चाहिए गंभीरता से, बल्कि उनका जवाब भी तलाशने की कोशिश होनी चाहिए। एक और ज़रूरी बात जो मैं कोट करना चाहूँगी कि जब बहुजन साहित्य विमर्श की बात होती है तो अरुंधति जी का इसमें लेख है, एक अरुंधति रॉय का, और वे इस किताब में अंतिम लेख है और बेहद ज़रूरी लगता है मुझे। वो ये कहती हैं कि जबकि राजनीति लगातार आपको कई खेमों में, कई वर्गों में बांटकर आपस में आपको एक दूसरे से लड़ा रही है, ऐसे में बेहद ज़रूरत है कि जो जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं, जितने भी समाज के तिरस्कृत, उपेक्षित और शोषित वर्ग हैं, वो एक साथ आएँ। और अगर ये एक साथ आने की वकालत बहुजन साहित्य विमर्श कर रहा है तो मैं उसका स्वागत करूँगी, और मुझे लगता है लगभग ये बात मैं भी कहना चाहती हूँ। शुक्रिया।